फॉर योर फाइंड कंसिडरेशन लिख सकते हो, या थैंक यू इन एंटिसिपेशन लिख सकते हो। मेरा मोबाइल कितनी प्यार से। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा जी, तो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ ठीक तरीके से? जी मैम। अच्छा जी, अच्छा जी, हमने पिछली दफा FTI वाला किया था, किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम हो? नो मैम। सबने नोटबुक्स पे नोट कर लिया है? यस मैम। चलें, प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आपकी नोटबुक्स बनी होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का उसमें एक पेज आप लिखें, उसके अंदर आपने उसमें क्या एडिशनल नॉलेज आपने जो है वो उसको पढ़ा है, ठीक है, ताकि आपका अच्छा वाइवे का जो पेपर, क्योंकि पेपर आपका जौन सा है वो रिटर्न ही होगा, तो आपका सेल्फ स्टडी उसमें बहुत ज्यादा काम आएगी। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा।
मैम जो रिटर्न फॉर्म में लिखना था ना उसमें जरा हमें कंफ्यूजन हुई है। क्या हुई तो है? मतलब किस तरह से उसका हाँ प्रोसीजर हाँ, वगैरह बताएं क्या जी क्या नहीं समझ आया? मैम उसमें मतलब बिल्कुल भी जो है ना आईडी ना, पहले तो हम लोग पता है नोटबुक पे लिखते थे यूनिवर्सिटी में जैसे प्रोसीजर वगैरह लिखवाते थे, प्रिंसिपल तो समझ आ गया, ठीक है। फॉर्मूलाज वगैरह भी मतलब यूरिक एसिड का लिखना, लेकिन जो प्रोसीजर लिखना था कि हम कैसे हम्म। डिटरमाइन करते हैं समझ नहीं आई वो कैसे लिखना। अच्छा, इसमें ना बेसिकली आपका एक होता है जो हम लैब में मैनुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस था ना बेसिकली। तो यस इंस्ट्रूमेंटल मैम। एनालिसिस भी वो था जिसमें आपने कोई सोल्यूशन नहीं बनाना था। अभी जो हम नेक्स्ट करेंगे वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का होगा। तो उसमें आपको वो यस मैम। सोल्यूशन, उसमें सैंपल की एडिशन होनी है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। तो उसमें आपको सोल्यूशन यस बनाना मैम। पड़ेगा, उसका भी प्रोसीजर होगा। यहाँ पे क्या था कि यस मैम। आपका सैंपल जो है वो सॉलिड होना था। सॉलिड सैंपल जो सा वो एज सच आपने जस्ट बाय द स्पैचुला भी नहीं करना चाहिए, ट्वीजर होता है छोटा सा, उसकी हम उसकी हेल्प से पहले ये होता था, हम इसके पोटेशियम ब्रोमाइड की डिस्क बनाते थे और उसको हम जो है पोटेशियम ब्रोमाइड के अंदर प्रेस करते थे, फिर इस तरह से सैंपल मल उसे कहते थे ना। लेकिन अब जो यस मैम। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो आजकल पोटेशियम ब्रोमाइड की बजाय जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एफटीआर यूज हो रहे हैं उसमें सैंपल डायरेक्ट ही आपके एक छोटी सी प्रॉब के नीचे रख देते हैं और आपका कंप्लीट यस स्पेक्ट्रा मैम। आ जाता है। कोई सैंपल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती इसमें ना। ठीक है। इसलिए इसलिए आप यहाँ पे प्रोसीजर नहीं लिखोगे, बल्कि आप क्या लिखोगे कि आपने कौन सी जौन सी मॉडल का, किस कंपनी का एफटीआईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज किया, उसकी क्या जो थी स्पेसिफिकेशन थी वो मेंशन करोगे आप। ठीक है ना? ठीक है। तो इसके लिए ये है यस कि मैम। आपको देख लो, आप नेट पे चले जाओ, कोई सा भी देख लो। अभी जब आप लोगों का इंशाल्लाह विजिट होगा यूनिवर्सिटी में जनवरी में, तो हमारे अपने डिपार्टमेंट भी एफटीआईआर सेट हो चुका होगा, तो फिर वहां पे आप यस विजिट मैम। कर लेना। तो ये आप वो बस ये आप देख लेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, कि उसकी किस रेजोल्यूशन पे काम करना है, वेवलेंथ की रेंज क्या है, उसके लिए कोई स्पेसिफिकेशन की है या नहीं है। तो वो आप एक फिक्टिशियस से बेशक लिख दो ना कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करके जो है वो एनालिसिस वर्क कैरिड आउट। ठीक है? यस तो मैम। बस ये इसका प्रोसीजर होगा, क्योंकि ओके सैम्पलिंग मैम। कोई मैम इन्वॉल्व नहीं। हम्म। मिंटू से जो हमने वो ग्राफ है बनाने थे कि मतलब स्टैंडर्ड्स ये ले उनसे कंपैरिजन करके हमने ये जो है ना रिजल्ट एनालाइज किया और हम्म। प्रोसीजर में लिख देंगे कि एफटीआर ये यूज किया और इसकी ये रेजोल्यूशन है, हाँ इस जी, तरह से लिखना है। जी जी बिल्कुल ये वाला। ठीक है मैम। आप कोई सा भी रिसर्च आर्टिकल अगर आप देखो ना, रिसर्च पेपर आप लोग देखो, तो उसमें एफटीआई एनालिसिस जरूर हुआ होता है, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिकल सी जो है वो एनालिसिस है, तो जिसकी वजह से तकरीबन हर ही रिसर्च, हर जो प्रोजेक्ट है उसमें इसको यूज किया जाता है। तो उसमें से भी आप देख सकते हो कि उसमें भी यही दो चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है? तो ठीक ये है। इसका प्रोसीजर ओके मैम। सिर्फ ये होगा इसका। गॉट ओके इट? मैम। थैंक यू। और यस किसी मैम। का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। स्पेक्ट्रास जो आपने कहे थे, हम्म। मैं उसका कंफर्म कर दें कि वो प्रिंट ही निकलवा के लगाएं कि हम हैंड रिटन बना के लगाएं। जैसे आपको ये सहूलत है, कोई कंफ्यूजन है। मसला नहीं है, प्रिंट भी लगाना है आपको। बेसिकली मतलब ये नहीं कि सफ़े इकट्ठे करते जाओ, सफ़े काले करते जाओ। आप लोग जिसके पास घर में प्रिंटर है वो अपनी इजीनेस को देखते हुए चाहे प्रिंट निकाल दे, ठीक है? लेकिन उसको जब तक पढ़ोगे नहीं ना, प्रिंट तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं नेट पे, बहुत सारी चीजें, जब तक यस उसको मैम। अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आपको बेसिक पीक्स नहीं पता होंगी कि ये जो अब आपके पास सिर्फ वो 4 कंपाउंड्स थे जिसका आपको पीक पता होनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो अगर आप उसको वो पढ़ लोगे अच्छे तरीके से, तो चाहे हैंड रिटन में वो ड्रॉ कर लो उसको, वो कौन सा हमने कहीं पे एनालिसिस के लिए भेजना है या हमने कहीं उसके रिजल्ट्स रिपोर्ट करने हैं। हमें कोई रिजल्ट तो नहीं यस रिपोर्ट मैम। करने ना, उसके एग्जैक्ट हमें रोटेशन तब हमें चाहिए होती है जब हमने कहीं रिजल्ट किसी पब्लिक इंटरनेशनल पब्लिकेशन में उसको सबमिट करवाना हो, पब्लिश कराना हो। ठीक है? थैंक यू इसलिए मैम। तो जैसे थैंक यू। आपको सहूलत है, मेरा जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये कि आप लोग उसको टाइम दो, मुझे सिर्फ आपका वक्त चाहिए थोड़ा सा। ठीक है थैंक्स मैम, ये कंफर्म करना जी? था। एनी अदर स्टूडेंट? चले आगे। यस मैम। ओके। अच्छा, अब ये कि मेरा जो नेक्स्ट था एक्सपेरिमेंट, पहले तो मैंने जो है वो प्लान किया हुआ था कि आयरन को डिटरमिन करना है फ्रॉम द फूड सैंपल्स, कंसंट्रेशन उसकी डिफरेंट फूड सैंपल में बाय यूजिंग द डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। लेकिन बिफोर दिस वही बात जो अभी मैंने पहले आपने भी मुझे बताई है, कभी हमें इसमें कोई प्रोसीजर की समझ नहीं आ रही। तो उसमें डाइल्यूशंस बनानी है, उसमें सॉल्यूशंस बनाने हैं, ठीक है? तो इसलिए उसको मैंने स्किप किया है आज। और आज मैं पहले बेसिक किया, आपको नेक्स्ट जो भी एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, उसके सॉल्यूशंस आपने खुद प्रिपेयर करने हैं, ठीक है ना?
तो सॉल्यूशंस खुद प्रिपेयर करने के लिए जरूरी है कि आपको जो सॉल्यूशंस बनाने हैं उनकी यूनिट्स आती हों, कंसंट्रेशंस का पता हो, डाइल्यूशंस बनानी आती हों, ठीक है। तो उसको मैंने कहा एक दफ़ा आप लोग उसको हम रिकॉल कर लें, तो इसलिए ये मैंने नोट्स कुछ थोड़े से इसको करके PDF बनाई है। इस सारे को आपने गो थ्रू करना है, ठीक है। चाहे इसको अपने उसमें कॉपी में रख लो, बल्कि कुछ प्रैक्टिस करें अपने नोटबुक पे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और हर जो भी अभी मैं इसमें 3-4 तरह के कंसंट्रेशंस हैं, और हर कंसंट्रेशंस के अदर देन दिस, ये जो मैंने नोट्स दिए हैं इसके अलावा हर स्टूडेंट ने 3-3 न्यूमेरिकल्स करने हैं अंडर ईच हेडिंग। गॉट इट? आपका ये बुक वर्क, नोटबुक वर्क होगा। ओके मैम। ठीक हो गया? Yes, ma'am. अच्छा जी, अब ये है कि आपकी पहली कंसंट्रेशन केमिस्ट्री इन द लैब, हाउ टू मेक सॉल्यूशंस एंड डाइल्यूशंस। अब होता क्या है कि हम एमफिल भी कर लेते हैं, PhD भी कर लेते हैं, लेकिन जो बेसिक्स है वो हमारी चूंकि वीक होती है, वीक बेसिक्स की वजह से हमें हर दफ़ा एक छोटे से काम के लिए बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ता है, और वो जब हमें नहीं किसी से पूछते हैं, सॉल्यूशंस के बगैर जो है ना कोई भी एनालिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे जाया कि वो आपका सॉलिड सैंपल जिस तरह FTIR में ना हो, अदरवाइज आपको सॉल्यूशंस की फॉर्म में, चाहे आप HPLC कर रहे हो, चाहे आप GCMS कर रहे हो, चाहे आप UV विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज कर रहे हो, सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। टाइट्रेशन से लेकर सिंथेसिस तक सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशंस बनाने के लिए आपको सॉल्यूशंस कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं सॉल्यूशन की? एनीबॉडी, आप में से कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा कि सॉल्यूशंस की कौन कौन सी कंसंट्रेशंस होती हैं? मैम मोलैरिटी मोलर सॉल्यूशन, शाबाश। मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, मैस पर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर वॉल्यूम, मैस पर वॉल्यूम, वॉल्यूम पर वॉल्यूम। अच्छा, ये कंसंट्रेशंस नहीं आएंगे ना, ये तो है कि इधर आपका जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है, अगर वॉल्यूम पर वॉल्यूम है इट मींस कि वो सोल्यूट भी कौन सा था, वो लिक्विड है, और जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, ठीक है। ये वो शो मैम करेगा। ppm। पार्ट्स जी पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन इज यस द मैम। यूनिट, पार्ट्स पर मिलियन। और शाबाश, मोलर, मोलर, नॉर्मल, ppm, और मोलैलिटी, पार्ट्स पर बिलियन, मोलैलिटी हाँ डिस्कस हो गया बच्चे, नॉर्मेलिटी, ये भी हो गया। सुन नहीं रहे थे? जो हो गया उसके अलावा बोलो ना। इक्विवेलेंट वेट, पार्ट्स पर इक्विवेलेंट, बिलियन मैम। अच्छा चले, अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप इक्विवेलेंट वेट के बारे में क्या ख्याल है आपका? इक्विवेलेंट वेट होता है, अगर हम एसिड की बात करें तो उसमें जो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं ना, जी, एटॉमिक एक्सीलेंट, वेट को गुड गुड। उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है ना वो आ जाता है एसिड का। हाँ, शाबाश। और ये एसिड से वेरी करेगा, जब हम उसको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को यूज करेंगे तो वेरी करेगा, अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो वेरी करेगा। तो हम जाते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट क्या है। इक्विवेलेंट वेट इन केस के आपको कहा जाता है कि इक्विवेलेंट वेट आपने हाइड्रोजन एटम है या ऑक्सीजन है या एल्यूमिनियम है, एलिमेंट का आपने बनाना है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट किस तरह से आप डिटरमिन करेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट को डिटरमिन करने के लिए क्या फार्मूला है कि एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट पर वैलेंसी, ठीक है। इक्विवेलेंट एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट है उसका जो भी वेट है, एटॉमिक वेट। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, डिवाइड किया 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट, 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक हो गया। अगर यही इक्विवेलेंट वेट हम कहते हैं एसिड और बेस का, तो अब हम क्या करते हैं, एसिड और बेस के लिए फार्मूला क्या हो गया, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड और बेस, मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड और बेस, और उसको हमने किससे डिवाइड करना है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस के साथ, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। इन केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है या HCl है, तो इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो HCl का मोलिकुलर वेट क्या है, 36.46, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, 98.08। इसको उसके रिप्लेसेबल, HCl में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, फास्फोरिक एसिड में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो जो भी इसका मोलिकुलर वेट आएगा एसिड या बेस का, नीचे एग्जांपल दी गई होगी आई थिंक बेस की, ठीक है ना। तो अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन
हाइड्रोक्सिल आयन 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, उसके मोलिकुलर वेट से उसको डिवाइड कर दिया तो दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट आपने करना है ऑफ एन आयन। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन कहा जाता है, कंपाउंड का चले पहले, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट और अ कंपाउंड, वो उसके लिए क्या फार्मूला है, क्या जो भी उसका मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड divided by number of electronic charge on cation और anion, उसके कैटाइन को या उसके एनाइन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसको हम उससे डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट और कंपाउंड। सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट की एग्जांपल दी गई है। मोलिकुलर वेट उनके मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय +1 -1 +1 -1, तो उसके कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, आइदर उसके कैटाइन का ले लो आइदर उसके एनाइन का ले लो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन कैटाइन और एनाइन, तो ये आपके पास क्या आ गया 1 1, यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट +2 -2 और यहाँ पे -2 और 2 3 जार 6 और ये 3 होता है इसकी वैलेंसी +3 3 2 जार 6, तो 6 से डिवाइड कर देना उसको। ठीक हो गया जी, ये है आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट और अ कंपाउंड। सपोज अ कंपाउंड AB form of 2 radicals A and B, then its equivalent weight can be calculated as follows। किस तरह से है उसकी एग्जांपल, molecular weight of radical A divided by number of electronic charge plus molecular weight of radical B divided by number of electronic charge। Thus, equivalent weight of AB is equal equivalent weight of A plus equivalent weight of B। फिर हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास एग्जांपल आ जाएगी जब आप चीलेट्स पे काम कर रहे हो, तो तब जब है उसकी हम एग्जांपल तब देख लेंगे। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन। आयन के केस में किस आयन को आपने, वहां पे कंपाउंड था, अब जो आयन स्पेसिफिक कर दिया जाएगा हम उसको जिस तरह उसकी हम जो है वो इक्विवेलेंट वेट डिटरमिन करना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन इज इक्वल मोलिकुलर वेट ऑफ द आयन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बोनेट आयन इज 60, डिवाइड करेंगे -2, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 ग्राम पर इक्विवेलेंट। एल्यूमिनियम आयन के केस में 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट एल्यूमिनियम आयन का आ जाएगा 9 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। जब हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन में काम आता है। इन रिडॉक्स रिएक्शन one of the reaction entities is reducing agent and the other at the same time will act as an oxidizing agent. The reducer is releaser of electron, oxidizer is recipient of electron. The valence factor for either an oxidizing or reducing agent is equal to the number of electrons transferred from reducing agent to oxidizing agent or vice versa. पोटाशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी, पोटाशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, वाटर और तो क्या बन रहा है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिड्यूस्ड आयन। आपने देखना है कि पोटाशियम परमैंगनेट की यहाँ क्या वैलेंसी है पोटाशियम की और यहाँ पर चेंज हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह से जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिड्यूसिंग एजेंट का अगर करना है तो फिर आपने जो उसका मोलिकुलर वेट है रिड्यूसिंग एजेंट का डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइज्ड आयन। ठीक है, एग्जांपल उसने ये दे दी आपके पास कि अगर पोटाशियम परमैंगनेट है इन एसिडिक मीडिया है तो आपके पास जो चेंज इन नंबर होगा मैंगनीज की वो 7 से वैलेंसी 2 हो जाएगी। चेंज कितनी आई 5 की, तो आपने पोटाशियम परमैंगनेट के लिए 158 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 31.6 आ गई। और अगर डाइक्रोमेट की बात करते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट के केस में क्या है कि यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट की वैलेंसी वो कहता है कि K2Cr2O7 + 14 हाइड्रोजन आयन + 6 इलेक्ट्रॉन
पोटाशियम आयन में चेंज हो जाता है, तो ये जो चेंज आएगी वो 7 - 1 6 आ जाएगी। ठीक है जी, तो आपके पास 49 जो है वो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में आपने इसका इक्विवेलेंट वेट इस तरह से डिटरमिन करना है। अब ये सारे थे हमारे पास एग्जांपल्स इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट यूनिट है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम कहते हैं कि हमें इक्विवेलेंट वेट को डिटरमिन करना है। आइदर वो एलिमेंट की बात करनी है, आयन की बात करनी है, एसिड की बात करनी है, बेस की बात करनी है, कंपाउंड की बात करनी है, चीलेट्स की बात करनी है। इन दैट रिस्पेक्ट आप उसके इक्विवेलेंट वेट उस कंपाउंड का या उस आयन का या उस एलिमेंट का डिटरमिन करेंगे। अनदर यूनिट है मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट इज द नंबर ऑफ चार्जेस इन सॉल्यूशन। मिली इक्विवेलेंट में भी बहुत दफा हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं और हमने फ्लेम फोटोमीटर पे काम करना होता है, तो इन दैट केस हम मिली इक्विवेलेंट में कैल्शियम सोडियम जो है ना उनकी कंसंट्रेशंस को शो करते हैं। This is different from the number of particles in a solution because some particles such as magnesium are divalent, meaning they carry a double charge. Milli equivalent is a very commonly used expression of concentration for electrolytes, ठीक है ना, in hospitals and clinical pathological laboratories में. For monovalent ion, milli equivalent is equal millimolarity, इसको हमने कहना है this is the millimolarity. For divalent ion, milli equivalent is equal millimolarity multiply 2. मोनोवैलेंट के लिए जो उसकी मिली मोलैरिटी होगी वही उसकी मिली इक्विवेलेंट होगी, जबकि डाइवैलेंट के लिए उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उसकी वैलेंसी से। मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम आयन के। मैम, जी बेटा, मिलीमोलैरिटी और मिलीमोल सेम चीज होती है या फिर डिफरेंट होती है? मिलीमोलैरिटी एंड मिलीमोल्स। मिलीमोल्स एंड मिलीमोलैरिटी, इससे मोलैरिटी तो वही होती है ना आपके पास मोल्स पर लीटर, ठीक है, तो मोलैरिटी भी उसे कह लें या मोल्स कह लें, वन इज द सेम थिंग, ठीक है। ओके मैम, यस। अच्छा, उसने कहा कि अब आपके पास अगर 0.05 मोलर सॉल्यूशन है तो आपने इसके मिली इक्विवेलेंट डिटरमिन करने हैं, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट के लिए क्या कहा हमने, पहले उसके मिली जो है मिली मोल में निकाल लिया, आपके पास 0.05 मोलर थे, कितने में, लीटर में थे, तो वो आपके पास आगे इसको मिली कर लिया, उसको मल्टीप्लाई 100,000 कर लिया तो 50 मिली मोल आ गया। इसको आपने नंबर ऑफ चार्जेस टोटल कितने, अब आपके पास सॉल्यूशंस का उसने कहा है ना कि इस सॉल्यूशन की अगर वो सोडियम की कहते तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना था, अगर क्लोराइड की कहते तो 1 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन जब उसने सॉल्यूशन की कहा है, सॉल्यूशन के मिली इक्विवेलेंट डिटरमिन करने हैं, तो फिर आपको जो है नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्जेस हैं इस सॉल्यूशन में, 2 चार्जेस हैं, प्लस और माइनस, तो इसलिए आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपके पास अब आ जाएगा 100 मिली इक्विवेलेंट। जो आपका 0.05 मोलर सॉल्यूशन है उसको अगर हम मिली इक्विवेलेंट में करेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 100 मिली इक्विवेलेंट। 0.03 को उसने कहा करें तो आपने इसी तरह से मल्टीप्लाई 1000 करके 30 मिलीमोल निकल गया, उसमें आप मैग्नीशियम और क्लोराइड कितने आयंस, इसकी वैलेंसी +2 है, इसकी 1 है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इस सॉल्यूशन में कितने हैं, 4 चार्जेस हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 120 मिली इक्विवेलेंट इज द 0.03 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी तो मेरा ख्याल है आप सबको ही बहुत क्लियर होगी, फिर भी एक दफा चलें गो थ्रू कर लेते हैं कि मोलैरिटी वेट ऑफ द सब्सटेंस पर मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल सम ऑफ एटॉमिक वेट होता है, और मॉलिक्यूलर नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हम कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को उसने ज्यादा लिख दिया है डिटेल से, यानी कि उसको वेट पर मॉलिक्यूलर वेट कर दिया, और पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन है तो इसलिए अगर वो मिलीलीटर है तो आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सा फार्मूला है। अदरवाइज वही कि उसके अगर 40 ग्राम मोलर मास है सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो आपने 40 पर ग्राम पर लीटर ले लेना है, तो वो डेट इज द 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसने कहा कि एग्जांपल के बाद 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि उसने अब लीटर की बजाय 500 ml डिस्टिल्ड वाटर का अब ml में किया ना, तो इसलिए यहाँ पे उसने एक फार्मूला दे दी कि अगर आपको 500 ml है तो ऊपर 1000 से आपने उसको मल्टीप्लाई करना, तो वेट इज इक्वल, ये फार्मूला है। मोलैरिटी हमें कितनी चाहिए, 0.1 मोलर, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5,
कितना वॉल्यूम चाहिए 500 ml डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास रहेगा 2.92 ग्राम पर 500 ml। 500 में हम उसको, अगर हमने 500 में बनाना है तो हमें सोडियम क्लोराइड का इतना जो है वो सोल्यूट रिक्वायर्ड होगा। नॉर्मेलिटी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है ना, ये आ गया। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, नंबर ऑफ या इसी तरह से आप वेट पर इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, वहां पे मॉलिक्यूलर वेट था, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट जो भी हमने पहले कहा था वो मॉलिक्यूलर वेट की बजाय यहाँ पर आ गया इक्विवेलेंट वेट। अब वहां से चाहे आप इसको डायरेक्ट कर लो या इसको पहले अलहदा निकाल लो, उसको अलहदा कर लो, ये आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.2 मोल पर लीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, इसका कैसे कहता है वो, हमने उसकी नॉर्मेलिटी मालूम करनी है, मोल पर लीटर उसने दिया हुआ है, तो 0.2 मोल पर लीटर थी उसकी। सोडियम की हमने नॉर्मेलिटी डिटरमिन करनी है, सोडियम सल्फेट की 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0.1 इक्विवेलेंट पर लीटर, रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। इसी तरह की प्रैक्टिस है अब इसकी, 1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, 1 नॉर्मल HCl कैसे बनाओगे, 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाओगे, 1 नॉर्मल फास्फोरिक एसिड कैसे बनाओगे, ये सारे बहुत इजी से हैं और ये एक एक उसने सोल्यूशन भी दिए हुए हैं, यहाँ से इसको आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा आगे ये किसका उसने दिया हुआ है, नेक्स्ट एक यहाँ पे आगे नेक्स्ट एग्जांपल आ गई है, फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन अगर 70 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व कर दे पर लीटर में, ठीक है। नॉर्मेलिटी मालूम करनी है, अगर 70 ग्राम डिसॉल्व किया है पर लीटर में और 10 ग्राम अगर सॉल्युबलाइज्ड पर 250 ml, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट मोलर मास से, ठीक है। तो 70 पर 40 1.75 ये ग्राम इक्विवेलेंट निकल आएंगे इसके। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मास था कितना 70 ग्राम था, पर उसने कहा था कितने में, उसने कहा है पीछे लीटर में, तो इसको आपने वॉल्यूम इन लीटर या क्यूबिक डेसीमीटर 1.75 नॉर्मल होगा। अब उसने क्या कहा कि 10 ग्राम अगर वो है पर 250 ml पर 250 ml, तो अब यहाँ पे उसने उसको लीटर में चेंज कर दिया, 250 को 0.25 लीटर हो गया, तो आपके पास उसकी कंसंट्रेशन आ गई 1 नॉर्मल। तो दीज आर द डिफरेंट वेज के एक ही चीज है, नॉर्मेलिटी ही है, लेकिन हम नॉर्मेलिटी से उसकी जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोलर कैसे निकालेंगे, और उसके जो ग्राम इक्विवेलेंट अगर दिए हुए हैं तो या मैस दिया हुआ है तो उस मैस की मदद से या उस ग्राम इक्विवेलेंट की हेल्प से हम उसकी नॉर्मल सोल्यूशन या मोलर सोल्यूशन कैसे उसकी कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। What volume of 2 normal sulfuric acid can be prepared by dissolving 19.6 gram of it? सल्फ्यूरिक एसिड के अगर इतने ग्राम वो कहता है कि हम 2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड है, what volume of 2 हमें can be prepared by dissolving 19.6 ग्राम of it, तो इसके हम 19.6 ग्राम अगर यूज करने हैं तो हम उससे कितना वॉल्यूम जो है 2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 49, 1 नॉर्मल सोल्यूशन जो है उसको कितना चाहिए होता है 49 ग्राम, 2 नॉर्मल सोल्यूशन को 98 ग्राम, तो 92 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है 1 मोलर सोल्यूशन 1 क्यूबिक डेसीमीटर में, और 1 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा 1 बाय यूनिट रूल है 1 बाय 98, तो आपको कितना दिया है 19.6 ग्राम। तो अगर 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है तो कितना प्रिपेयर होगा 1 बाय 98 मल्टीप्लाई 19.6 इज इक्वल 0.2 क्यूबिक डेसीमीटर, या इसको हम कह सकते हैं 200 ml जो है वो हमारे पास 2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड जो वो हम बनेगा बाय यूजिंग द 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट आ जाता है जी, अभी तक हमने अब क्या पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट देखा, मिली इक्विवेलेंट देखे, नॉर्मल सोल्यूशन देखा, और अब हम देख रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ फास्फोरिक इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ इट्स 3 नॉर्मल सोल्यूशन। कि अगर नॉर्मेलिटी मास हमें कितना फास्फोरिक एसिड का रिक्वायर है, वॉल्यूम कितना है 500 ml, और उसकी कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 3 नॉर्मल वो होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितने हैं, हमें कितना चाहिए 500 ml 0.5 लीटर यानी कि,
तो 0.5 लीटर मल्टीप्लाई 3, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिक्वायर्ड है 1.5. मास ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट वेट, तो ये 1.5 32.7 49.05 जो है वो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड होगा, तो हम उससे 500 ml 3 नॉर्मल सॉल्यूशंस जो है वो बना सकेंगे. ठीक है. What is normality of 2 molar solution of HCl, sulfuric acid and phosphoric acid? Normality is equal molarity into number of replaceable hydrogen. तो उसने कहा है कि 2 मोलर अगर सोल्यूशन है, 2 मोलर सोल्यूशन है और उसके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ये हैं, तो उसकी नॉर्मेलिटी 2, 4 एंड 6 है. Osmolarity क्या होती है? Osmolarity refers to the number of particles per liter of the solution. Molarity multiply dissociation constant हम इसमें ले लेते हैं. तो ये सोल्यूशन कंसंट्रेशन बहुत कम यूज होती है. ठीक है. ये जो मतलब विस्कोसिटी वगैरह के जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब शायद ऑस्मोलैरिटी बहुत ही कम खास किसी एक्सपेरिमेंट में हम इसको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ऑस्मोलैरिटी क्या होती है. ऑस्मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? मोलैरिटी इनटू डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो ऑन डिसॉल्विंग कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर डिसोसिएट कैल्शियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयंस. Thus 1 mole of calcium chloride is in solution will yield 3 moles of particles. 3 moles of particles, so molarity into कितने moles कितने particles बनेंगे उसके 3, तो 1.95 osmolarity per liter. ऑस्मोलैरिटी से हम उसको चेंज कर सकते हैं मिलीमोल्स में भी. कन्वर्ट ऑस्मोलैरिटी लीटर टू मिली ऑस्मोलैरिटी पर लीटर, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं. नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेटेड रिएजेंट, कंसंट्रेटेड रिएजेंट की मोलैरिटी और अच्छा ये इन दैट केस कि अगर आपके पास आप लिक्विड के केस में है, जिस तरह अभी हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को देख रहे होते हैं. वो उसको हम ग्राम, ये कहते हैं ना कि हम 49 ग्राम, तो ग्राम और लीटर की अमाउंट में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है. तो उसको हम करने के लिए जो है एग्जैक्ट बिल्कुल वॉल्यूम अगर हमें डिटरमिन करना है तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल यूज करते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है. मल्टीप्लाई परसेंटेज प्योरिटी उसकी कितनी है वो उस बॉटल के ऊपर लिखी हुई होती है. अच्छा, आवाज आ रही है आपको? जी मैम. अच्छा, ये मेरी तरफ से ये जूम की आ गई है. कहाँ गया? अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने मालूम करनी है उस जो भी एसिड दिया, बेस दिया, जो भी लिक्विड आपके पास है, मल्टीप्लाई उसकी परसेंटेज प्योरिटी, वो भी उसकी बॉटल के ऊपर लिखी हुई होती है. मल्टीप्लाई 1000 ओवर मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है. जब आप ये फार्मूला यूज करोगे तो उससे उसकी एग्जैक्ट मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है. इन दैट केसेस कि आपके पास वो लिक्विड में है तो आपने क्या यूज करना है? उसके मोलर मास की वजह, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड परसेंटेज प्योरिटी को यूज करना है. एग्जांपल है, प्रिपेयर 800 ml, आपने प्रिपेयर करना है 800 ml 3 मोलर नाइट्रिक एसिड फ्रॉम द कमर्शियल रिएजेंट. कमर्शियल रिएजेंट में उसमें परसेंटेज क्या है? 68.5% नाइट्रिक एसिड है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.42 है. तो आपने 1.42 स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन की हुई है. परसेंटेज प्योरिटी क्या है? 68.5 100 में है वो. 68.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000 उसको लीटर में करने के लिए. इक्विवेलेंट वेट कितना है? 63. तो इक्वल आ गया 15. मोलैरिटी नाइट्रिक एसिड की मोलैरिटी क्या है? 15.43. आपने क्या करना है? अब आपको क्या चाहिए? आपको 3 मोलर चाहिए वो सोल्यूशन और उसका वॉल्यूम कितना चाहिए? 800. तो ये C1 V1 ये डाइल्यूशन का फैक्टर आ गया
और ये आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है मैंने आज इसीलिए नहीं कराया क्योंकि उसमें पहले सोल्यूशन बनाना था, उसके बाद उसकी जो है वो डाइल्यूशंस बनानी है, फिर उसे स्टैंडर्ड कर्व ड्रॉ करनी है, फिर आपने उसे जो सैंपल में दिया गया आयरन है वो डिटरमिन करना है। तो इसलिए आप लोग इसको जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैं साथ साथ पूछती जाऊंगी, कैलकुलेशंस आप करेंगे और फिर मैं आपको उसकी इंस्ट्रक्शंस दूंगी। तो ये C1 आपके पास पता है, इसकी कितनी है कंसंट्रेशन है 15.43 जो हमने कैलकुलेट कर ली। इसका हम कितना वॉल्यूम लें कि हमारे पास रिक्वायर्ड कितनी कंसंट्रेशन है 3 मोलर सोल्यूशन बन जाए, और कितना वॉल्यूम चाहिए 800 जो है वो चाहिए। इसके लिए हमने V1 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 15.43 तो 155.5 ml आप इस सॉल्यूशन का जो कि आपके पास रिएजेंट बॉटल में है, आप उसका कितना वॉल्यूम लोगे 155.5 ml लेंगे, और आप उसके वॉल्यूम को करेंगे अप टू 800 ml, डाइल्यूट करेंगे इट अप टू, ये नहीं करना कि उसके अंदर 800 ml आपने डिस्टिल वाटर डाल देना, आपने उसको अप टू 800 ml करना है। तो ये आपके पास 3 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा नाइट्रिक एसिड का। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रिपेयर 200 ml ऑफ 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम 90% सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.85। अब उसने यहाँ बहुत स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी, यहाँ पर उसने अब डेंसिटी दे दी है। तो डेंसिटी अगर है तो अब उसके लिए आपने क्या करना है, वॉल्यूम निकालने के लिए, अच्छा यहाँ से शुरू कर लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 49। ठीक है, अब ये सबको ही पता होता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए कि आपने हर स्टेप मेंशन करना है। वॉल्यूम कितना है उसका है मास पर डेंसिटी, कितनी मास था 49, डेंसिटी कितनी है उसकी यहाँ पे उसने मेंशन की है, डेंसिटी दे दी है ना, तो इसलिए हम उससे उसका वॉल्यूम निकालेंगे 26.49 ml। कि 1000 ml जो है 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन कंटेन्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो इतने ml है 26.49। 1000 ml अगर हम 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो उस 1 नॉर्मल है कि उसका 98 ग्राम हमने लिया, 1000 ml में डिसॉल्व किया, लेकिन क्या है कि उसकी वॉल्यूम मास और डेंसिटी की बेस पर हम कहते हैं कि उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कितना है 26.49 ml। तो 1 ml में कितना होगा डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, और उसने आपको कितना कहा है 200 ml। 200 ml हमने प्रिपेयर करना है तो मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो 5.36 ml लेंगे, 5.36 ml। Since acid provide is not 100% pure, so calculated correct amount of acid to prepare required concentration based on the percentage purity of the acid। और उसने कितना कहा है, कितना परसेंट है वो 90% है, तो 90% 90 ml, 90% का मतलब है 90 ml सल्फ्यूरिक एसिड होगा अगर हम 100 ml लेंगे। तो वो जो सोल्यूशन आपको दिया है उसके अगर हम 100 ml लेंगे तो उसके अंदर 90 ml सल्फ्यूरिक एसिड होगा। तो आपको कितना चाहिए 5.3 ml में आपने करना है, 90 ml के लिए में मौजूद है 100 ml में, तो 1 ml मौजूद होगा 100 by 90 में, और 5.3 ml विल बी प्रेजेंट इन दी 5.88 ml। 5.88 ml जो मौजूद होगा तो उसके अंदर प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा 5.3 ml। So dissolve 5.88 ml of sulfuric acid per 200 ml to make solution of required concentration। ठीक है, आई थिंक एनफ है फॉर टुडे। इसको बहुत अच्छे से अगर आप इसको जो है अच्छी से अंडरस्टैंडिंग ले लेते हो, हर तरह के जो अभी अब तक आपने डिस्कस किए हैं 3 न्यूमेरिकल अदर देन दीज एग्जांपल्स अपनी नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी केमिस्ट्री का सोल्यूशन अदर देन बफर के सोल्यूशन जो थोड़े से वो वेरी करते हैं, वो हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना होता है, बाकी सारे सोल्यूशंस फिर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे बनाने के लिए। ठीक है ना। बाकी फिर हम मैम इसको ये टाइम खत्म हो रहा है। हाँ जी बोले। शेयर कर दीजिएगा क्या मैम की पीडीएफ हमें दे दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा जी, मैं शेयर कर दूंगी पीडीएफ। ठीक है, कोई और बात? 2 मिनट रह गए हैं, किसी ने कुछ और पूछना हो? ठीक है जी। और ये बच्चे जो अभी ये 2-3 मिनट पहले 10 मिनट पहले आया है, आप लोग काइंडली टाइम पे जिस दिन क्लास हो उस दिन काइंडली टाइम पर आए, ठीक है ना।
8:30 पे कहा हुआ है, तो 8:35 हो जाए मैक्सिमम। ये नहीं तरीका होता कि आप लोग जो है वो क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले एंटर हो रहे हो और 5 कभी 10 मिनट पहले एंटर हो रहे हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपके सेकंड जो एक्सपेरिमेंट का है वो आपकी नोटबुक पे ये जो है वो नोट हो जाना चाहिए। आप लोगों ने जो ग्रुप मेरे साथ बनाए हुए हैं उस पर भी मैं इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट्स जो है वो साइन कर दूंगी इन फ्यू डेज। तो आज के लिए आई थिंक इट्स एनफ। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।